अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? एक नया हफ़्ता, नया दिन और एक नया अज़्म के इस हफ़्ते हम आपके लिए बहुत मज़ेदार प्रोग्राम्स लेकर आएंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में भी कोई ना कोई पॉजिटिव तब्दीली लेकर आएंगे। आज जो है हमने एक तो मैं अब ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि मंडे का दिन जो है वो रात के संडे की गुड़गुड़ से स्टार्ट होता है, क्योंकि इस दफ़ा मैंने मंडे के दिन बल्कि संडे से अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था कि जो आने वाला हफ्ता है इसको मैं बहुत प्रोडक्टिव बनाने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे काम करूँगी जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वीक। आज हमने जो प्रोग्राम आप लोगों के लिए तरतीब दिया है उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मालूमात और कुछ बड़ी मज़ेदार सेगमेंट्स हैं। साइमा कुछ बहुत अच्छा बना रही है। हमारे साथ एक नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो कि किडनीज़ के बारे में बताएंगे कि किस तरह अपनी किडनी को डायलिसिस से बचाया जाए, और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ बहुत ही ख़ास मेहमान, और ये सब हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी शेफ साइमा के किचन में। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं साइमा के साथ मौजूद हूँ और आज जानते हैं इनसे कि बन क्या रहा है। जी साइमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है माविश? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। सब ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक। कैसा गुजरा आपका वीकेंड? वीकेंड एज यूजुअल, भागम भाग, बैक टू बैक। आप बताएं। हाँ, मेरा बहुत ज़बरदस्त फैंटास्टिक गुजरा इस दफ़ा तो। अच्छा, फ्रेश होकर आई। ज़बरदस्त। तो मुझे चिकन नज़र आ रही है। माविश आज जो है वो मैं बलूची कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। अच्छा। और इस कढ़ाई की ख़ास बात यह है कि इसमें टमाटर नहीं हम ऐड करेंगे। टमाटर के बगैर हम मसाला बनाएंगे। दही इस्तेमाल करेंगे और प्याज का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। अगर कोई डालना चाहे तो वो डालें, नहीं डालना चाहे तो ज़रा सी ड्राइनेस की तरफ रहेगी। प्याज मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि हल्का सा ज़रा ग्रेवी या मसाला सा हो जाए, बिल्कुल हल्का मसाला। ठीक है। तो ये आज हम सिखाएंगे और मैं अपने इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ क्या क्या रहता है। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 किलो जो है मुर्गी का गोश्त ले लिया है। बोन के साथ है ये, आप चाहें तो उसको बोनलेस भी बना सकते हैं। फिर मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी 1 बड़ी प्याज मैंने ले ली है 1 किलो के हिसाब से। अब जितनी मुर्गी हो आप उसके हिसाब से प्याज बढ़ा लें। उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। और यहाँ पर मैं कढ़ाई मसाला शामिल करूँगी जो कि मैंने पहले भी बनाना सिखाया था। आज मैं कढ़ाई मसाले को दोबारा बताती हूँ। इसको आप बना के अपने पास रख लें और जब आपने कढ़ाई बनानी हो तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कढ़ाई मसाले बनाने के अज़ा नोट कर लीजिए। इसमें मैं यहाँ पर इस वक्त ले रही हूँ 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून के बराबर ही हम कसूरी मेथी लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे और 5 से 6 अदद के बराबर हम लेंगे। इसमें शामिल करेंगे अपनी गोल मिर्च, सफ़ेद लाल मिर्च। जी अच्छा, इन चारों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ठीक है। ड्राई रोस्ट करने के बाद आप इसको ग्राइंडर में डाल के पाउडर फॉर्म कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें और कुछ चीज़ें शामिल करनी है। वो है 1 टीस्पून के बराबर चाट का मसाला, 1/2 टीस्पून के बराबर गरम मसाला, 1 टीस्पून के बराबर नमक या काला नमक जो भी आपको बेहतर लगे, और इसमें थोड़ा सा जाएगा 1/4 या 1/2 टीस्पून के बराबर खटाई पाउडर। अगर है तो डालें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। हल्का सा खट्टा होता है। काला नमक भी खरास की तरफ होता है। अगर आप काला नमक यूज़ करें तो आप रेगुलर नमक ना यूज़ करें फिर इसमें। ठीक है। तो जो मसाले आपने पीसे हैं ड्राई रोस्ट करके, उसमें बाकी इन 4 चीज़ों को शामिल करके जी, ये मैं कढ़ाई मसाला बना के लेकर आई थी। जी, तो यहाँ पर मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स उसके बता दिए हैं कढ़ाई मसाले के। अब आप इसको बढ़ा के बना के रख लीजिए अपने पास। हम लोग तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें इस्तेमाल करेंगे कढ़ाई मसाले को अपनी चिकन के साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे ये। अच्छा, दही मैंने यहाँ 1/2 कप ले ली है। ऑयल मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। ऑयल हम बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि हमने सबसे पहले चिकन फ्राई करनी होगी। ठीक है। मैं इसका प्रोसीजर बता देती हूँ। इस वक्त मैंने यहाँ एक कढ़ाई में, ये कढ़ाई गरम हो गई है, मैं इसमें ऑयल डालने जा रही हूँ। ठीक है। 1 कप के करीब ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है।
जब थोड़ा आपका ऑयल गर्म हो जाए तो आपने शामिल करनी है मुर्गी, और मुर्गी को तेज़ आंच पे फ्राई करना है ताकि उसका हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ठीक है। ठीक है माविश, मुझे आप प्लीज़ ये चम्मच और प्लेट दोनों बढ़ा दीजिए। प्लेट भी दे प्लेट का दीजिए क्या जी, काम है? मैं बताती हूँ अभी आपको। अच्छा, मुर्गी फ्राई करते हुए ही हमने साथ में यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 हरी मिर्चें बड़ी वाली काट ली थी। मुर्गी फ्राई जैसी हो रही होगी तो आपने हरी मिर्च भी थोड़ी सी शामिल कर देनी है और हरी मिर्च के साथ मुर्गी को फ्राई करना है। उसके बाद आपने जब मुर्गी का कलर चेंज हो जाए, हल्का ब्राउन हो जाए, तो आपने इस मुर्गी को निकाल लेना है। और अगर आप ऑयल इस टाइम पे कम करना चाह रहे हैं तो आप ऑयल भी निकाल के अलग कर सकते हैं। और फिर मसाला बनना शुरू जी, फिर मसाला तो बनाएंगे। फिर आप करती जाएं जी, ताकि- मैं 1 मिनट थोड़ी सी ये गर्म हो जाए। अच्छा, उसके बाद हम ये करेंगे कि मुर्गी को हमने निकाल के प्लेट में रख लेना है और इसी ऑयल में हमने अपना चॉप्ड अनियन जो है वो डालना है। कटा हुआ अनियन डाल के उसको हम लोग हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, उसको भी फ्राई करेंगे। जब खुशबू आने लगे दोनों चीज़ों से तो हमने अपनी मुर्गी वापस इसमें डाल देनी है जो हरी मिर्च के साथ फ्राई की हुई थी। साथ ही हम 1/2 कप अपनी योगर्ट दही जो है वो डालेंगे, उसको डाल के तेज़ आंच पर ही हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे जैसे ये सब चीज़ें फ्राई हो रही होंगी हमने शामिल करना है साथ में अपना 2 टेबल स्पून कढ़ाई का मसाला। 2 टेबल स्पून के बराबर कढ़ाई मसाला शामिल कर देंगे। थोड़ी देर चीज़ों को फ्राई करेंगे और 10 मिनट के लिए ढक के फिर पकने छोड़ देंगे मीडियम आंच पे, ताकि जो दही पक जाए अच्छे से और इसका मसाला भी इसका पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाए। जब ये सारी चीज़ें 10 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा के चेक करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। बस अब आपको ये करना है, आपने इस वक्त चेक करना है कि आपने मसाले को इतना ही रहने देना है या मज़ीद ड्राई करना है। हल्का सा अगर आपको लग रहा है कि मुझे ग्रेवी चाहिए तो आप इस एंड पे अपनी चिकन को बंद कर दें, चिकन कढ़ाई को, और फिर हम उसके ऊपर से काली मिर्च और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ गार्निश करेंगे। आखिर में आपने शामिल करना है, जब आपने चूल्हा बंद कर दिया है तो उसके बाद आपने शामिल करना है इसमें लेमू का रस भी। ये अच्छा, लेमू भी जाएगा? लेमू बिल्कुल आखिर में जाएगा। लेमू डाल के कुक नहीं करना वरना आपकी कढ़ाई काली हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। चमचा चाहिए? हाँ, वो है ना, ये ज़्यादा। इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ अगर निकालने में। अब आप देखें हमने इसमें अपनी मुर्गी शामिल कर दी। माविश आप थोड़ा सा मेरा ख्याल है पीछे ही हो जाए जी। थोड़ा सा। और मैं इस वक्त यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्राउनिंग का प्रोसेस दिखा देती हूँ ताकि चीज़ें तेज़ आंच कर दी है जी। अच्छा माविश, ये आप कढ़ाई यूजली ये वाली बहुत फेमस है हाईवे की साइड पर। जी जी बिल्कुल, लोग इसको खाने के लिए जाते हैं। अगर अब इसको खाने के लिए नहीं जाएंगे, हम इसको घर में बनाएंगे। बिल्कुल घर पे बनाएं। बल्कि मैं आप लोगों को साइमा से दोस्ती का एक फ़ायदा बताऊं। साइमा ने ये जो कढ़ाई मसाला है ना मुझे बना के बॉटल में भर के दिया है और अब हम हर बार चिकन कढ़ाई जो है साइमा के मसाले से ही बनाते हैं। कैसी बन रही है माविश? और बहुत अच्छी और बहुत लाइट है, बड़ा मज़ेदार टेस्ट है। मैंने आपको बताया था ना, मैं तो आलू मुर्गी का सालन उस दिन बनाया, उसमें भी मैं साइमा का कढ़ाई मसाला डाल दिया, बहुत मज़े का बना। माविश वो इसकी मैंने आपको पहले बताया था कि इस मसाले की ख़ास बात ये है कि ये ज़रा सा लाइटर साइड पर है। ये लाइटर है और आप चाहें अपनी मर्ज़ी से, मुझे नहीं पता, मैंने आपके हिसाब से मिर्चें रखी थी क्योंकि आप मिर्चें कम खाती हैं। सही है वो। तो मुझे यही था, ऐसा नहीं हो कि मिर्च बहुत तेज़ हो जाए, लेकिन कोई अगर इसमें बढ़ा के चटपटा करना चाह रहा है तो आप सारी क्वांटिटी डबल कर दें मिर्चों के साथ, तो ये ज़रा सी चटपटी भी अच्छी लगती है। वो पैकेट का मसाला यूज़ करती थी, लेकिन जब से वो साइमा का मसाला है हमारे पास तो हम पैकेट का बिल्कुल मसाला नहीं। आप लोग ज़रूर प्लीज़ इसको बना के रखें। और मेरा ख्याल है अगर आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर देंगे तो 2 से 3 बार आप आराम से जो है वो इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं जार में। चलिए साइमा, आप इसको गोल्डन ब्राउन करके निकालेंगी और फिर आप मसाला बनाएं, ठीक है? तो फिर मैं ब्रेक पे जा रही हूँ क्योंकि हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं। आप ब्रेक ले लीजिए। जब तक ये मुर्गी पक रही है और आपको ज़ाहिर है बाद में अपडेट भी आप होते रहेंगे कि किस तरह ये बनी, तो मैं आपको मिलवाऊंगी एक और स्पेशल गेस्ट है जो हमारे इस सेगमेंट के बाद है। मिलते हैं एक छोटे से, कुछ कहना चाह रही हैं? जी, अगर 2 मिनट है तो ये देखें थोड़ा सा कलर चेंज होने लग गया है। जी जी, इसको हम गोल्डन ब्राउन तक जाएगा। जी बस ये आप देख लें,
सही है कि ये देखिए कलर चेंज होने जी, लगी जी, है। बिल्कुल। इस स्टेज पे हमने इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे ही करके निकाल लेना। इस वक्त हमने कुक नहीं करना है, फ्राई करके आप basically निकालेंगे कलर golden देना brown। है। सही। ठीक है, मैं भी तो जब तक ये कलर दे रही हैं और निकाल रही हैं, मैं ले रही हूँ ब्रेक के बाद में आपसे मुलाकात होगी एक डॉक्टर के साथ, और मैं क्या बात करने जा रही हूँ आप तभी जानेंगे जब आप मुझसे ब्रेक के बाद मिलेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने आपसे जिक्र किया था मेरे साथ एक डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं जिनसे हम कुछ बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं। अच्छा, ज़रूरी बात क्या है? हम आजकल ना बड़ा कॉमनली सुन रहे हैं कि फ़लाँ जो है उनकी दादी डायलिसिस पे हैं, फ़लाँ की फुप्पो को डायलिसिस पे, और डायलिसिस पे रहते रहते कई साल वो ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आप थोड़ा सा जानते हुए आपने कोई डायलिसिस का पेशेंट देखा हो तो लाइफ इज़ नॉट ईजी। तो हमने सोचा कि किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को या किडनी के स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए और उनसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा तरीका है कि आप अपनी ज़िंदगी को इस कदर परेशान हो, अपनी क्या कहते हैं, ज़िंदगी में इतने परेशान होने से बच सकते हैं, किस तरह अपनी किडनियों को शुरू में ही महफूज रखें या उनका ख्याल करें कि आगे चल के वो डायलिसिस पे ना जाए। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर हिना इरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट है। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है? वो किडनी का स्पेशलिस्ट होता है। वो आपको अब हम बात करेंगे कि किडनियों को महफूज कैसे रखा जाए। सबसे पहले तो है ना, आप मुझे बता रही थी कि 100 में से 20 लोग कोई ना कोई किडनी के मसाइल का शिकार हैं पाकिस्तान में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वजह? अच्छा देखिए, हमारे पास डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। कभी पेशेंट मोस्टली यूरिन कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, या जो है ना पेट में दर्द हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल या बैक पेन हो रहा है, यूरिनरी इन्फेक्शंस हो गए। उसके अलावा अक्सर बॉडी स्वेलिंग के साथ आते हैं, मतलब पैरों पे सूजन आ रही है, आपने देखा होगा आंखों पे सूजन आ रही है, सुबह उठते हैं इतनी बड़ी आंखें हो जाती हैं, या यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, झाग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं डॉक्टर साहब, या कभी लंबर पेन के साथ कि स्टोन्स हो गए हैं, यूरिन में स्टोन आ रहा है या ब्लड आ रहा है। तो मोस्टली इसी वजह से प्रेजेंट करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि किसी और डॉक्टर के पास प्रेजेंट हुए हैं, एक रैंडम टेस्ट करवाया जिसमें क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आया कि ओ माय गॉड डॉक्टर क्रेटिनिन बढ़ गया है, डॉक्टर ने कहा किडनी ख़राब हो रही है, तो इस वजह से भी नेफ्रोलॉजिस्ट। सही। तो अब जिस तरह आपने खुद ही बता दिया कि इंडिकेटर्स भी आपने बातों में बता दिए, मुझे बताएं कि अगर आपके पहले तो एक मिसकंसेप्शन और फिर मैं इंडिकेटर्स पे आऊँगी। मैंने सुना है कि टमाटर ज़्यादा खाने से किडनियाँ अफेक्ट होती हैं, क्या हकीकत है इसमें? अच्छा देखिए, इसमें ये होता है कि टमाटर में जो है हमारे पास पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्जेलेट कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है। तो हम 1 या 2 टमाटर जैसे कि रूटीन में लोगों के खाने में डलते हैं घर में, उसके लिए हम किसी को मना नहीं कर सकते। रूटीन में 1 या 2 टमाटर तो डलते ही नहीं है, रूटीन में तो अच्छे खासे टमाटर डलते हैं। अच्छा, तो इसका यही वजह तो नहीं कि 100 में से 20 लोग किडनी के मसाइल का शिकार हैं? देखिए, लोग जो सैलड्स में बहुत ज़्यादा रूखे टमाटर खाते हैं, क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलेट कंपाउंड होता है, स्टोन्स बनने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है उससे। दूसरा ये है कि पोटाशियम ज़्यादा होता है, और किडनी पेशेंट अगर ऑलरेडी कोई किडनी पेशेंट है तो उसके लिए पोटाशियम जो है वो हमें एक लिमिट तक रखना होता है, मतलब क्योंकि वो आगे जाके और किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स कर सकता है। फॉस्फोरस ज़्यादा होता है टमाटर में, तो हमें उस चीज़ को भी देख के किडनी के हवाले से। अच्छा, तो इसका ताल्लुक ये नहीं है कि टमाटर के आपने बीज खाए हैं तो किडनी का इशू होगा या छिलका खाया तो इशू होगा, इट्स ओवरऑल टमाटर? नहीं, इट्स ओवरऑल टोमेटो, इट्स नॉट लाइक जस्ट के not the सीड्स skin or या seeds. जस्ट सिर्फ आप उसकी स्किन ले रहे हैं। ओह, तो वो तमाम लोग जिनको ये वाला गलत फहमी है कि टमाटर के बीज या उसकी स्किन नुकसानदेह है, उसका जो छिलका है, ऐसा कुछ नहीं। पूरा टमाटर जो है वो आपने 1 या 2 आप खा लें दिन में, बट नॉट मोर देन दैट, है ना? एग्जैक्टली। और देखें, जो ओवरऑल खाने में डलेंगे टमाटर, तो वो 1% सारा का सारा टमाटर उसकी बॉडी में थोड़ी जाएगा, वो तो एक आपकी पूरी फैमिली ले रही है, तो वो आपके अंदर तो एक लिमिटेड क्वांटिटी जाएगी। और कौन सी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनकी हमें एहतियात करनी चाहिए? देखें, वो पेशेंट जो ऑलरेडी किडनी पेशेंट्स हैं, तो उनमें हम कहते हैं कि आप लो सॉल्ट डाइट लें, मतलब क्योंकि देखिए सॉल्ट से बहुत जल्दी जो है वो किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जिसमें पानी भरता है, सांस फूलती है, और किडनी फेलियर पेशेंट्स हम लो सॉल्ट डाइट कहते हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि आप लो पोटाशियम डाइट लें। लो पोटाशियम में क्या क्या लो पोटाशियम में हमारे पास जैसे कि मतलब हम मना करते हैं टमाटर ना लें, और केला, खजूर वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं। केला, खजूर भी? जी, उसमें बहुत हाई पोटाशियम डाइट है ना ये तो। या अगर समर्स हैं, आम है, मैंगोज़, या उसके अलावा ऑरेंजेस, सारी अच्छी चीज़ें मना कर दो। ये सब चीज़ें जो है ना हाई पोटाशियम डाइट हैं। तो ये सब जो है ना, जिनको ऑलरेडी किडनी प्रॉब्लम है और जिनकी किडनी बहुत लेट स्टेज तक पहुंच चुकी है फेलियर के लिए, तो उनको हम कहते हैं कि आप अवॉइड करें, मतलब बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में नहीं लें। अच्छा, और जिनको किडनी इश्यूज़ नहीं हैं, आम लोग हैं, उनको क्या डाइट में एहतियात करनी चाहिए ताकि किडनी के पोटेंशियल मसाइल से बच सकें?
देखिए हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट्स, अभी तो आप केला और वो अगर हम केले बहुत ज़्यादा खाते हैं सपोज, तो विल इट अफेक्ट आवर किडनीज? देखिए एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को जो है वो नॉर्मल हेल्दी डाइट जो है वो अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन दोज हु हैव टेंडेंसी, दोज हु हैव फैमिली हिस्ट्री, दोज हु हैव अंडरलाइंग कंडीशंस लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या और कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, तो उन पेशेंट्स में जो है ना वो बहुत जल्दी किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। मतलब आपको डाइट के हवाले से ख्याल रखना होता है, आप अपनी हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें, किडनी के लिए डिहाइड्रेटेड ना हो, और उसके अलावा आप क्या कहते हैं डाइट में आप कैबेज ले सकते हैं, आप कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, कैप्सिकम्स, ये बेल पेपर्स स्पेशली वो ले सकते हैं, ऑनियन इज़ वेरी गुड, गार्लिक है, इट्स वेरी वेरी गुड कि आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है, किडनी के लिए भी इट्स बेटर क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल है, इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करेगी और इन्फ्लेमेशन से भी प्रिवेंट करेगी। तो अगर सैलड में आप टमाटर हटा के प्याज शामिल करें? एग्जैक्टली, आप खीरा भी खा सकते हैं, दोज हु आर नॉट अ किडनी पेशेंट, तो उनके लिए तो खीरा इज़ बेस्ट क्योंकि 90% वाटर होता है उसमें, तो आप खीरा खाएं, प्याज खाएं, और टमाटर भी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन खा सकता है। ये नहीं है कि आपने बहुत क्वांटिटी में खाने हैं। और बहुत दफ़ा देखें अब ये होता है कि स्टोन के पेशेंट्स में अक्सर लोग आते हैं हमारे पास, भाई डॉक्टर ने हमें कहा टमाटर ना खाएं, पालक ना खाएं, ये भी नहीं खाएं, ये भी नहीं खाएं। ऐसा नहीं होता, हम कहते हैं आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, कम्प्लीटली बंद नहीं करते हम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि कौन से इंडिकेटर्स हैं एक हेल्दी इंसान जो कि इन चेक रखे कि ये चीज़ें हैं जिनको देख के मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है ना अगर अपना ब्लड प्रेशर वो रूटीनली चेक करवाइए, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी किडनी को अफेक्ट करता है। सही है, ठीक है। अगर डायबिटिक है या किसी को फैमिली हिस्ट्री, खुद अभी शुगर नहीं हुई है, डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री है, तो वो अपनी डायबिटीज़ को चेक रखे, स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 30, तो आपने ज़रूर चेक रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई यूरिन कलर चेंज हो रहा है या यूरिन में किसी किस्म की चेंजेस आ रही हैं, किस किस्म के? बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, रात में भी बहुत दफ़ा उठ के जा रहे हैं, 1 से 2 दफ़ा तो विंटर है, वेदर है, चेंजेस हैं तो हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है यूरिन, या यूरिन इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं, स्टोन्स बन रहे हैं बार बार आपको, या फिर अगर उसके अलावा आपके जिस्म पे, पैरों पे सूजन आ रही है, चेहरे आंखों पे सूजन आ रही है, जिस्म में बहुत ज़्यादा खारिश रहने लग गई। अच्छा, अगर आंखों के नीचे आई बैग्स बड़े हो रहे हैं जो कि लोग बहुत इग्नोर करते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि किडनी का कोई इशू? दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द किडनी डिजीज़, क्योंकि अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो वो आपकी बॉडी में जो है वो फ्लूइड कलेक्ट करवाएगा, मतलब तो वो इधर आपके पैरों पर भी हो सकती है सूजन, या आपकी आंखों पर, चेहरे पर भी सूजन आ सकती है। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, हमारी कुछ ग्लोमेरुलर डिजीज़ होती है किडनी की, तो उसमें भी प्रोटीन। आपने मेंशन किया कि यूरिन में झाग जी बनता है, अक्सर सुबह सुबह अगर यूरिन आप अपना ऑब्जर्व करें तो थोड़ा बहुत झाग इज नॉर्मल? नहीं, थोड़ा बहुत झाग देखें वो जो कि डिसिपेट हो जाए थोड़ी देर के बाद, गायब हो जाता है, वो आ जाता है, लेकिन जो है ना वो जिनको बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं बिल्कुल सर्फ जैसा झाग बन रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है या चर्बी आ रही है, प्रोटीन आ रहा है पर्टिकुलरली, तो वो जो है ना वो किसी स्पेसिफिक किडनी डिजीज़ की अलामत है। वो डायबिटीज़ में भी हो सकता है, वो किसी और किडनी डिजीज़ में भी हो सकता है, तो उसको आपने इन चेक रखना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम कहते हैं कि पर्टिकुलरली कुछ टेस्ट भी होते हैं। सही। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि यूरिन पे नज़र रखें कि अगर आपका झाग वाला यूरिन आ रहा है तो भी ये इसका मतलब है किडनी में कोई प्रॉब्लम है। फिर आप ये कह रही हैं कि यूरिन के कलर भी आगे पीछे हो सकता है? कलर भी हो सकता है। कलर कैसा? येलो कलर, ज़्यादा डार्क हो जाए? अगर किडनी कलर देखें, वाइट कलर है, लाइट कलर है, मतलब क्लियर है यूरिन, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड यूरिन है, बहुत डार्क येलो आ रहा है, या कभी कभार कोई इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड भी आ रहा है यूरिन में, या फिर ये है कि क्या कहते हैं यूरिन का अगर ब्लैक कलर भी हो रहा है, कुछ हमारे जीएन्स होते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, उसमें भी होता है कि ब्लैक भी आ सकता है। अच्छा। किसी की मसल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हुई है तो उसकी वजह से भी अगर उसको हो रहा है कोई, तो ये तो यूरिन कलर, झाग, अगर आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ रही है, क्वांटिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी किडनी फेलियर की तरफ जा रही है तो यूरिन क्वांटिटी इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि वो भी कम होने लग जाती है। अच्छा, सही। दूसरा आप कह रही हैं पाँव पे सूजन, फेस आपका सूज रहा है, आंखों के नीचे आई बैग्स बड़े बन रहे हैं, तो इनको भी आप ये ब्यूटी से हैंडल ना करें कि आइसिंग कर ली और आप खुश हो गए। एग्जैक्टली। और बहुत ज़्यादा अगर आपको अनयूजुअल फटीग हो रही है, मतलब नॉर्मली थक गए, बहुत ज़्यादा दिन काम किया, तो वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर एक इंडेफिनिट पीरियड तक आप बहुत ज़्यादा फटीग हो रहे हैं तो उसमें भी हम कहते हैं कि आप मतलब अपना वर्कअप करवाएं कि वाई यू आर गेटिंग फटीग, इधर कोई खून की कमी है, एनीमिक है, या फिर कोई अंडरलाइन कोई और डिजीज़ चल रही है। सही। अच्छा, किस तरह ये पता चलेगा कि अभी कोई दर्द है? जैसे एक आम ख्याल है कि किडनी में स्टोन होता है तो वो बैक की तरफ दर्द होता है, लेकिन हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, अच्छा ये रेगुलर दर्द है मगर ये जो दर्द है ना इसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना है, वो आप कुछ इंडिकेटर्स बता सकते हैं? अच्छा देखिए, किडनी का जो पेन होता है ना स्टोन का, वो
टॉलरेट नहीं होता, बहुत अच्छा, ज़्यादा बहुत सीवियर severe पेन होता होता है, और स्पेशली तब जब वो स्टोन कहीं जाके एक जाए। जगह अटक जाए, फंस जाए, तो उसमें ये होता है कि पेशेंट कहीं भी ना सिटिंग पोजीशन में स्टेबल होता चैन है नहीं ना आ रहा लाइंग डाउन में, वो बिल्कुल रोल करता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, और इवन उसमें यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम होती अच्छा। है, या कभी ब्लड भी आने लग जाता है, या कभी कभी होता है कि छोटे छोटे स्टोन्स जो हैं वो यूरिन में पास हो रहे होते हैं, तो वो अक्सर लोगों को दिखते भी हैं, या किसी की फैमिली हिस्ट्री हमें पता है, तो पेन्स बहुत ज़्यादा हैं, वॉमिटिंग्स, अगर मतलब स्टोन है तो उसके साथ वॉमिटिंग्स भी होती हैं, अक्सर किडनी पेशेंट्स को इन्फेक्शन है, पेन्स के साथ वॉमिटिंग है, फीवर भी आ रहा है, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, किडनी इन्फेक्शंस में बहुत हाई फीवर आता है हमारे पास। सही। मुझे ये बताइए कि डायलिसिस के साथ ज़िंदगी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? देखिए, डिपेंड्स कि अगर एक पेशेंट रेगुलर डायलिसिस पर है, उसके साथ जो मेडिकेशंस एडवाइस की गई हैं, जो डाइटरी एडवाइस की गई हैं, अगर उन सबको फॉलो कर रहा है, तो हमारे पास हमने 10 to 15 ईयर्स तक भी पेशेंट देखे हैं जो डायलिसिस पे सर्वाइव करते हैं। तो क्योंकि डायलिसिस क्या है, एक जो नॉर्मल किडनीज हमारी बॉडी में काम कर रही हैं, वही हम एक मशीन के ज़रिए सहारा ले रहे हैं, इट्स एन आर्टिफिशियल किडनी। सही सही। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड लेट्स सम इट अप, आप कोई नाजरीन को कोई लाइफस्टाइल चेंज या कोई टिप देना चाहेंगी जिससे थोड़ा अपनी किडनी हेल्थ का उनका जो है ना कुछ आसरा हो जाए कि वो ना जाए डॉक्टर के देखिए, पास? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो है ना, आप अपनी डाइट अच्छी रखें, पानी का इंटेक अच्छा रखें, हाइड्रेटेड रहें, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसको अवॉइड करें, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाएं, ओवरवेट नहीं हो, और अगर अंडरलाइन खुदा न खास्ता आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल में रखें, और रेगुलर चेक करें। अगर आपको किसी भी किस्म में यूरिन में चेंजेस नज़र आ रही हैं, तो आप ये एक सिंपल यूरिन डीआर का टेस्ट होता है, जैसे हम बायोप्सी कहते हैं, पुअरमैन बायोप्सी, वो करवा लें, उसमें बहुत चीज़ें आपको पता चल जाती हैं किडनी के हवाले से, और क्रेटिनिन का टेस्ट से आप किडनी की डिजीज़ का अर्ली डिजीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। और फिर ये इलाज से बेहतर हो जाती है किडनी? जी बिल्कुल, इलाज से बेहतर हो जाती है। अगर देखें टेम्परेरी किडनी ख़राब हुई है तो कुछ डायलिसिस के बाद किडनी इंप्रूव भी हो जाती है, पेशेंट ऑफ डायलिसिस हो जाता है, नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। लेकिन अगर उसको क्रॉनिक डिजीज़ हो गई है, किडनी परमानेंटली डैमेज हो गई है, तो उसमें ये होता है कि वो डायलिसिस पर है और उसका परमानेंट ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट है, आप गुर्दा तब्दील करवा लें, एक हेल्दी लाइफ गुजारें, आप भी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, और जो डोनर है वो भी एक सिंगल किडनी पे बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकता है, नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना इरम, वक्त का और सारी इन्फॉर्मेशन का, एंड आई होप कि लोग अब ख्याल करेंगे अपनी किडनीज़ का, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम खींचते रहते हैं मसाइल को, और उस वक्त आते हैं जब बिल्कुल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने जाना, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। अच्छा, मैं जितने डॉक्टर्स से बात करती हूँ, मुलाकात होती है, तो वो 2-3 चीज़ें तो सारे डॉक्टर्स कहते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा इंडिकेटर्स पे नज़र। आपकी बॉडी, आपकी अपनी बॉडी जो है ना, आप सबसे बेहतर जज होते हैं, आपको पता होता है कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेस हैं, मुझे क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एहतियात ही इलाज से बेहतर है, और बीमार इंसान की ज़िंदगी अपने लिए भी वबाल जान बनती है, और दूसरे लोगों के लिए भी कुछ अरसे बाद आवा की बोझ लगने लगता है लोगों को। तो प्लीज़ ट्राई टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ कुछ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि मेरे साथ ब्रेक के बाद कुछ बहुत ही ख़ास मेहमान होंगे। वो ख़ास किस तरह है मैं भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताऊं कि कल 3 दिसंबर था और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ मनाया गया। अच्छा, पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या होता है? डिसेबिलिटी यही होता है कि अगर आपकी अल्लाह ताला ने आपको कुछ इस तरह से बनाया कि कोई ना कोई लिमिटेशन है आपके पास। लिमिटेशन आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है कि अगर आपको आंखों से नज़र नहीं आता, या आपको कानों से सुनाई नहीं देता, या आपके हाथ पाँव में कोई भी एक जगह कहीं थोड़ी सी फिजिकल लिमिटेशन है, उसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी है इस शख्स के साथ। लेकिन आर्ट ये होता है कि आपके साथ कोई सी भी डिसेबिलिटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। वैसे तो मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ नहीं होता, मगर उनको अपने आप में बहुत डिसेबिलिटीज़ फील भी हो रही होती हैं, बहुत लिमिटेड फील कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है डिसेबिलिटी या लिमिटेशन थोड़ा सा जहन का इसमें ज़्यादा रोल है। तो मेरे साथ जो 2 बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, उनकी खासियत ये है कि वो वैसे तो उनके पास फिज़िकल लिमिटेशन है, लेकिन उन्होंने इस लिमिटेशन को अपने किसी भी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आड़े नहीं आने दिया। आपको एक और बात बताती हूँ, हर साल उस दिन को मनाने की कोई ख़ास थीम होती है। इस साल जो थीम है वो ये है, यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द SDG फॉर विद एंड बाय पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। SDG का मैं थोड़ा और इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। SDG क्या है? SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
कोई 17 गोल सेट किए गए 2015 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। और वो गोल्स क्यों बनाए गए? वो इसलिए बनाए गए कि दुनिया को रहने लायक बनाया जा सके, दुनिया को खूबसूरत बनाया जा सके, दुनिया को अच्छा बनाया जा सके, जिसमें है कि पॉवर्टी को ख़त्म, गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे, भूख का ख़ात्मा करेंगे, माहौलियाती आलूदगी का ख़ात्मा। इस तरह के 17 गोल्स हैं। टारगेट ये है कि 2030 तक इन गोल्स को अचीव कर लिया जाएगा। तो इस साल जो हम कल, अब मैं वापस आती हूँ, जो कल हमने डे सेलिब्रेट किया है, उसकी थीम ये है कि हमारे जो लोग हैं जो कि डिसेबिलिटीज़ किसी ना किसी तरह से उनको कोई फिज़िकल लिमिटेशन है, उनको भी इंक्लूड किया जाए और SDGs को मुमकिन बनाया जा सके। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने ख़ास मेहमानों से। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं शाहीना अली। शाहीना अली की क्या कहानी है हम उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरे मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, शेख मोहम्मद खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक? अच्छा जी, पहले मैं शाहीना के पास आती हूँ। शाहीना से थोड़ा जानते हैं कि शाहीना के साथ क्या फ़िज़िकल लिमिटेशन है। अच्छा, मुझे डिसेबिलिटी बोलते हुए इसलिए अच्छा नहीं लगता कि डिसेबिलिटी टोटल आपकी जहन के अख्तरा है। 100% आप ठीक होते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग ना बस दुखी पड़े रहते हैं, नहीं मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक इन योर हेड। तो शाहीना थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। अच्छा, मेरा जो डिसेबिलिटी है वो पोलियो है। नहीं, पहले बताइए आप कौन है? पोलियो के बता, अच्छा, मैं बाद में आएंगे। मेरा नाम शाहीना अली है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है और मेरी डिसेबिलिटी पोलियो है। मुझे 3 साल की एज में जो है पोलियो हुआ था। तो उस टाइम मेरी फैमिली को समझ नहीं आ रही थी कि मुझे हुआ क्या है। और मुझे बुखार हुआ, उसके बाद मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गई। उनको नहीं समझ आई। बस उनको डॉक्टर्स को दिखाया तो किसी डॉक्टर ने बोला कि आप इसके मतलब आप जितना भी इसके इलाज करेंगे आप ये बेटी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ बैठेगी, क्रॉल कर लेगी, पर ये चल नहीं सकती है। तो मेरे घर वालों ने, फिर अब्बू को ये समझ आया कि उसने जिस डॉक्टर से करवाया था उसके ऊपर अब्बू को बहुत यकीन था। फिर मेरे अब्बू ने उसके बाद इलाज नहीं करवाया। मैंने ज़िंदगी के तकरीबन 22 साल क्रॉल किए और मुझे नहीं पता था कि हम लोग व्हीलचेयर पे बैठ के कितना अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक अच्छी लाइफ होती है, पर्सन विद डिसेबल भी कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो आप लोगों को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो एजुकेशन का लिटरेसी है वो बहुत ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल। पर बदकिस्मती से पर्सन विद डिसेबल नहीं पढ़ सकते हैं। 2 इश्यूज़ हैं उसमें। एक तो फैमिली में अवेयरनेस नहीं होती है, लोगों को नहीं पता होता है कि अगर कोई डिसेबल होता है तो उसको कैसे गाइड किया जाए, उसको किस तरीके से स्कूल पढ़ाया जाए। दूसरी बात ये है कि एक्सेस नहीं होती। कराची जैसे शहर में आप लोगों को पता है कि स्कूल एक्सेस नहीं है, तो फिर वो तो एक पहाड़ी इलाका है। बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सारे मसले, और स्पेशली लड़की होना, मेरे ख्याल से मुझे तो ये समझ आ रही है आज तक सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है। बहुत बड़ी हमारे माशरे में एक लड़की होना बहुत बड़ा मसला है। और साथ में अगर वो डिसेबल हो तो मुझे लगता है कि वो ट्रिपल जिंदगी खत्म। चैलेंजेस बहुत आते हैं उसको I जिंदगी know, में। I know। तो मेरे भाई जो है वो कराची मायके वो सेटल हुए थे और 2018 में मैं कराची आई थी। सर्दियों में हम लोग कराची आते थे और गर्मियों में चले जाते थे। ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी मेरी। सही। फिर मैं कराची जब आई तो हम लोगों को डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में पता चला कि वहाँ पे जो पर्सन विद डिसेबल है उनको व्हीलचेयर्स मिलती हैं। तो मेरे भाई ने बोला कि चलो हम एक व्हीलचेयर लेके आते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर का उसको बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि मेरे घर जो था वो 4थे फ्लोर पे था और वो घर भी एक्सेस नहीं था। अगर मैं व्हीलचेयर लेके आ भी लेती थी तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं था। मुझे वही वाली लाइफ थी कि बस घर में बैठो, कभी बाहर जाना तो व्हीलचेयर पे बैठ के चले जाओ। तो जब ऑफिस गए व्हीलचेयर लेने के लिए तो वहाँ का जो फाउंडर है जावेद रईस साहब, उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसा कर ले, आप अपनी बहन को पहले लेके आए, हम देख तो लें कि उसकी डिसेबिलिटी है क्या। हम हर किसी को तो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर नहीं देते हैं। तो मेरे भाई ने बोला कि नहीं मैं कैसे जाने दूंगा तुम्हें, घर वाले क्या बोलेंगे। मतलब एक होता है ना कि फैमिली भी इस चीज़ में, मैं नहीं बोलूँगी कि फैमिली की कोई गलती होती है, क्योंकि फैमिली को नहीं समझ होते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो हर जगह बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई यही बोलता था कि मुझे घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उसके माइंड में ये चीज़ें चलती थी। अच्छा, मैं एक बड़ी मज़े की बात बताऊँगी। मेरी ज़िंदगी का बहुत हसीन लम्हा था वो, जिस दिन मुझे वो इदारा मिला था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उसी से बदल गई थी, उसी दिन से बदल गई थी। जब मैंने भाई को बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो शाम के 5 बजे का कुछ टाइम था, मैं गई तो मैंने देखा सारे व्हीलचेयर पे बैठे हुए और इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं वो लोग, अपने आप को खुद को मूव कर रहे हैं, किसी के लिए पानी के लिए नहीं मांग रहे हैं वो लोग, खुद अपने सारे काम कर रहे हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए। अच्छा, मैं उनके साथ बैठ कर उनकी कहानियाँ सुनने लग गई तो मुझे हैरत होने लग गई। अच्छा, ये लोग शादी भी कर सकते हैं, ये लोग जॉब कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही थी। तो फिर मैंने अपने भाई को जब घर पर आकर बोला कि अच्छा, सबसे पहले सवाल ये था, जब मैं वहाँ पर गई तो जावेद रईस साहब ने मुझसे एक सवाल किया कि शाहीना सिर्फ एक व्हीलचेयर चाहिए या ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हो। तो वो ना मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली वो लफ्ज़ थी मेरे लिए कि नहीं सर, मैं लाइफ में पढ़ना चाहती हूँ। मुझे पढ़ने का बड़ा जुनून था, क्योंकि बचपन से मेरे अपने भाइयों को पढ़ते हुए देखा था। माशाल्लाह से मेरे 3 भाई हैं और नॉन डिसेबल हैं वो लोग। तो फिर आप लोग टोटल कितने बहन भाई हैं? मैं अकेली हूँ, मेरे 3 भाई हैं, इकलौती बहन। बिल्कुल। तो
फिर मैंने ये वाला वर्ड मुँह से निकल गई तो सर ने बोला तो फिर ठीक है तुम कल से ज्वाइन कर लेना अपने सेंटर को। मैं वापस जब घर गई अपने भाई को ये बात शेयर की तो भाई ने तो मुझे सख्ती से मना कर दिया कि नहीं भाई वहाँ पे घर पे पता चलेगा तो क़यामत मच जाएगी। मैंने बोला भाई एक दफ़ा ना मतलब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी जिससे आपको मतलब कोई मसला हो, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा कि प्राउड फील करोगे मेरे ऊपर। तो भाई ने बोला चलो ठीक है। मैंने अगले दिन से ज्वाइन किया सेंटर को। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2.5 साल जो है बेसिक एजुकेशन लिया वहीं से। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक कर ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। ज़िंदगी बहुत हसीन है, मैं यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी बहुत हसीन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जैसे लड़कियों के लिए काम करती हूँ और जितनी भी लड़कियाँ हम लोग जब ऐसे जाते हैं सेंटरों में तो हमें नहीं पता होता कि किस तरह हमारी ज़िंदगी बदल रही होती है। मैं स्पेशली अपनी तमाम टीम का जिसमें सर जावेद रईस जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जो है हेल्प किया इस चीज़ में, आपकी ज़िंदगी बदल दी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ इस टाइम। और मुझे 2022 में एक अवार्ड मिला है जो पूरे वर्ल्ड में जो है जिसमें 6 लोग सिलेक्ट हुए थे, यूएसए से मिला है मुझे। अच्छा। और उसमें मुझे वुमेन एम्पावरमेंट पे मिला था और पाकिस्तान से मैं सिलेक्ट हुई थी। 6 मेल थे और मैं फीमेल थी पाकिस्तान से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने जैसे लोगों के लिए काम करती हूँ। और मेरे लिए प्राउड की बात यह है कि मैं तकरीबन 7 साल बाद वापस गिलगित गई थी इस साल। पिछले महीने को मैं गिलगित गई थी। तो वहाँ का जो एक होता है ना कि पहले आप चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा वो होती है कि बहुत सारी ऐसी शादियाँ थी जो मैंने मिस की थी कि मैं नहीं चाहती थी, डर के मारे कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारा माशरे का सिस्टम इस तरह का है। बिल्कुल कि लोग जो वो है ना अजीब से कमेंट्स कर रहे होते हैं, फिर वही चीज़ें से हम लोग डर के मारे सही बात है। पर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस साल गई तो लोग स्पेशली मुझे बुलाते थे। आप चीफ गेस्ट हो गई होंगी। बिल्कुल मुझे दावतें करके बुलाते थे। ये मेरी अचीवमेंट है। लोग बोलते हैं कि आपको ये अवार्ड मिला, आप जॉब करती हैं, फैमिली को हेल्प करती हैं। मैं समझती हूँ मेरी अगर कोई मुझसे मेरी अचीवमेंट पूछेंगे तो मेरी अचीवमेंट ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फैमिली को मनवाया इस चीज़ के लिए। और मेरे भाई इतना सपोर्ट करता है मुझे कि उसने सिर्फ मेरी खातिर कराची में घर लिया है कि मुझे लगता है कि तेरी फ्यूचर इधर है। वाह ऑसम, इतनी कोई इंस्पिरेशनल कहानी है ये। क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि ये जो सारी डिसेबिलिटी और लिमिटेशन है हमारे जहन में होती है और हमें खुद ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम है। मैंने इन 5 सालों में जो सीखा है वो यही सीखा है कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही खूबसूरत और यूनिक बनाया है। वो किसी के अंदर या तो हम पूरे दुनिया में सब डिसेबल हैं या हम सब एबल हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज तक मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है। यूनिक इज़ द राइट वर्ड ना शाहीना। अच्छा मैं वापस आपके पास आऊँगी। मैं अब खुर्रम से बात करना चाहूँगी। जिस तरह शाहीना ने कहा कि ये पैदाइशी तौर पे डिसेबिलिटी नहीं थी, 3 साल की उम्र में हुई, इसी तरह आप मुझसे ऑफ एयर जिक्र कर रहे थे कि आपका भी बाय बर्थ ये नहीं था। आप पहले मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप करते क्या हैं, क्या आपका जर्नी रही है। अच्छा मेरा नाम शेख मोहम्मद खुर्रम है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। और राइट नाउ मैं टीम मैनेजर इन जामिन बिल्डर। ठीक है, जामिन बिल्डर रियल एस्टेट कंपनी है जिसमें मैं पिछले 2 साल से टीम मैनेजर हूँ और मैंने स्टार्ट BDO से किया था। और इसके अलावा मेरा बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर था मैं, लेकिन फिर मेरी प्रमोशन हुई एंड नाउ मैं 2 साल से टीम मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। ज़बरदस्त। मेरे अंडर में कुछ लोग हैं, 8 से 10 लोग हैं जो मेरे अंडर में काम करते हैं। तो अब आप बताइए, आप भी बताए थे कि आपका विजुअल इम्पार्शियल इसे पार्शली ब्लाइंड कहते हैं। ये क्या होता है? इसमें 3 स्टेजेस होती है, B1, B2, B3। ठीक है, राइट नाउ माय कंडीशन इज़ B2, जिसके अंदर विजन आपकी 50-50 गैलेंस, 60-40 गैलेंस तरह से होती है। हल्का हल्का नजर आता है या 60-40 होती है आपकी। तो अंधेरे में इशू होता है? बिल्कुल ऐसे अंधेरे में इशू होता है। आपको लाइट्स में थोड़ा आप कवर कर लेते हैं, फोकस आपका हो जाता है, सम टाइम नहीं हो पाता, लेकिन ये कि बेहतर होता है। ये बिल्कुल ही B1 कंडीशन में नहीं होता। ठीक है। अच्छा खुर्रम, ये शुरू में बिल्कुल इट वाज परफेक्टली ओके या फिर शुरू से ही नज़र कमज़ोर थी? ना मैं स्टार्टिंग में जब मैंने स्कूलिंग अपनी नॉर्मल की, कॉलेज में मैंने नॉर्मल पढ़ा। ठीक है, इवन मैं बाइक चलाता था। ठीक है, सारी चीज़ें मैं खुद करता था। उसके बाद फिर अचानक भी सर में दर्द वगैरह हुआ, चेकअप करवाया। तो और ये किस एज में हुआ? अप्रॉक्स 120, जब मैं 20 साल का था। ठीक है। ठीक है, जब उसके बाद फिर ग्लासेस लगे, अचानक इतना नहीं हुआ, लेकिन डे बाय डे डॉक्टर्स ने कहा कि आपको RP डायग्नोज हुआ है और ये एज के किसी भी हिस्से में हो जाते हैं। RP रेटिनाइज पिगमेंटोसा, ठीक है, एक बीमारी है। इसके अंदर आपके आइज़ का पर्दा वीक हो जाता है, सेल्स जो हैं उसके वो थोड़े से कम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको इशू क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। दैन उसके बाद जब वो हुआ तो फिर डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो लोगों का रवैया, फ्रेंड्स एंड सारी चीज़ें वो बिल्कुल ही बदल जाती हैं। लोग आपसे मजाक करने लग जाते हैं,
अच्छा इसके साथ ये मजाक कर लो, इसको तो ये नज़र नहीं आ रहा, इन सारी चीज़ें। तो लोगों को ये एहसास नहीं होता कि somebody is actually struggling, मतलब आपके मजाक दूसरी जगह, दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसा आपकी खुद लाइफस्टाइल में कितना चेंज आ गया होगा ना। बिल्कुल ऐसे कि दैट टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था और उस And टाइम you were 20 at that time. या मतलब young. टीन एज, बिल्कुल यंग के आगे ज़िंदगी के बहुत सारे गोल सेट थे कि भाई अब ये करना है, अब ये करना है, आगे ये करना, लेकिन और एकदम से अंधेरा। एग्जैक्टली तो उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि फैमिली में मेरा पहला केस था ये, ठीक है, फैमिली भी इस चीज़ से अनअवेयर थी सारी चीज़ें, और फिर लोगों का रवैया इस तरह से, फिर वो डेफिनेटली आप अपने लिए भी बोझ बन जाते हो और दूसरों के लिए भी बोझ बन जाते हो जब आपको अवेयरनेस नहीं होती चीज़ों के हवाले से। लेकिन परेशानी जो है उस टाइम पर ख़यालात में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब ज़िंदगी में आगे बढ़ा तो पता चला कि हालात में नहीं थी, सिर्फ ख़यालात में ही थी, ठीक है। तो हालात में कोई परेशानी नहीं होती, सिर्फ आपके ख़यालात के अंदर सब दिमाग की इख्तरा होती है। एक बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर खुद ही नेट पर सारी चीज़ें सर्च की कि किस तरह से ब्लाइंड पर्सन वो यूज़ करते हैं चीज़ें, सारी चीज़ें। तो एक FM मैं सुन रहा था रेडियो पे, मुझे पता चला कोई नाउ PTP है, मैंने उनको कांटेक्ट किया, वहाँ से फिर मुझे एक इदारे का नंबर मिला, मैं वहाँ गया और देन करते करते इसी बीच में फिर कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर की थी। मैंने एक फ्रेंड स्टेट लाइफ में था, अच्छा मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स स्टार्टिंग से मैंने उस पर बहुत काम किया था, तो मैं सेल्स की फील्ड के अंदर मैंने अपने आप को मनवाया, मैं वहाँ पर एज SR चला गया। इशू था, सब कुछ था, लेकिन मैं काम अपने तरीके से करता था। और वो किया देन उसके बाद फिर बिनाई का मुझे पता चला, सलमान इलाही फाउंडर हैं, तो उनके पास गया, जब उनसे मिला और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो बाय बर्थ हैं सारी चीज़ें, तो फिर मैंने खुद सोचा कि मैं तो फिर भी बहुत बेहतर हूँ इनसे, और अल्लाह ताला ने किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं किया, और मेरे पास बाकी सलाहियतें तो है ना, अगर उसने एक सलाहियत में कमी कर दी तो मैं चल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और फिर कुरान भी कहता है कि फ़बैला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो डेफिनेटली वो चीज़ें सोच कर, और सबसे बड़ा पहले रोग था कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये दिमाग में था। उसके बाद मैंने लोगों की परवाह करनी छोड़ दी, ठीक है। मैंने कहा लोग मुझे ज़िंदगी में कोई लोग तो ऐसे भी कहेंगे वैसे भी कहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली लोगों की परवाह जिस दिन से छोड़ी, ठीक है, ज़िंदगी में सुकून आ गया। ज़िंदगी में सुकून आ गया, और मैं जो समझता था कि मैं बोझ बन गया हूँ, तो आज मैंने अपना भी और दुनिया का काफ़ी हद तक बोझ कम किया। वाओ, ज़बरदस्त, दिस इज सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी आप दोनों की। आप लोगों के लिए ज़ाहिर एक मुश्किल हालात को या चैलेंजेस को फेस किया, तो कोई ऐसी बात किसी ने कही हो जो आज तक आपके साथ रह गई और जो आपको आज उन्हें मैसेज देना चाहें कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम किसी और से मत कहिएगा, या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें अपना? मैं मेरी कज़न थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच थी, हम लोगों ने बचपन साथ में गुजारा था, और मैं तो क्रॉल करती थी, वो कहीं पर भी जाती थी तो मुझे अपने साथ उठा उठा के लेके जाती थी हमेशा। जब उसकी शादी हुई थी तो मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी, और शायद सब लोग उस शादी में ये बोल रहे थे कि दुल्हन से ज़्यादा जो है ना शाइना रोई है। तो मेरी एक दादी थी, उसने पीछे से मुझे ऐसे पकड़ कर बोला, तुम तो कभी, तुम्हारे तो हो ही नहीं सकती शादी, तो तुम इसके लिए क्यों रो रही हो। मतलब उसका ये वर्ड ना मेरे दिल पे लगा था, हालांकि उस टाइम में बहुत छोटी होती थी, तकरीबन पता नहीं मेरे 15 साल या 14 साल का कुछ एज था। तो मैं बहुत रोई थी, और उसके बाद ऐसा नहीं होता कि इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है, तो मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचती हूँ कि मैंने ऐसे स्टोरीज़ देखी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सीवियर हमारे जो हमें ट्रेनिंग सिखाते हैं, उसमें सबसे पहले आपको यही सिखाते हैं कि अपने आप को एक्सेप्ट करना। जब हम लोग इस डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करके जीना सीखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी इतनी हसीन है, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर मैं अपने से ज़्यादा सीवियर लोगों को शादी होते हुए देखा है, मैंने खुद ऐसी मिसालें देखी हैं, बिल्कुल, और उनके बच्चे होते हुए देखे हैं, तो वो सारी चीज़ें देख के मैं बोलती हूँ यार कितना अजीब सा वर्ड था वो मेरे लिए। लोगों को ना एहसास नहीं होता, क्योंकि मैं कभी कभी सोचती हूँ उनकी अपनी नादानी भी है, उनको पता ही नहीं है कि उन्हें क्या कहना है क्या नहीं कहना। आप कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे खुर्रम? जी बिल्कुल ऐसे ही, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि लोगों के रवैये आपके साथ बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। पहले वो आप उन लोगों का जो देखने का नज़रिया होता है आपको वो बिल्कुल बदल जाता है। तो मेरे भी कुछ ऐसे लोग थे, कुछ अपने रिश्तेदार जिन्होंने उस टाइम पर कुछ ऐसे कलमात कहे, कुछ ऐसे वर्ड्स कहे जो बहुत हर्ट हुआ मुझे, लेकिन मैं उन्हें मैं ये कहता था कि आप मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे, आप रब की तख्लीक का या उसकी मसलहत का आप मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है। आपको मेरी जगह और मुझे आपकी जगह आने में अगर कुछ बिल्कुल लम्हों की बात दे रहे, क्योंकि कोई भी इंसान अपने साथ नहीं चाहता कि कोई भी इशू क्रिएट हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी। बाकी लोगों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। हाँ जी, मैसेज बस मैं ये देना चाहूँगा कि आप जो है किसी को भी आप माजूर ना समझें, डिसेबल ना समझें,
अगर आप ये समझ रहे हैं तो आप खुद डिसेबल है, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो माजूरी है कि आप उन्हें माजूरियत की नज़र से देख रहे हैं। क्या बात है। शाहीना, कुछ कहना चाहोगी लोगों को? मैं भी बिल्कुल सही से इस बात से मुंसलिक हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी जो होती है ना हमारी सोचों में है, और किसी इंसान में कोई डिसेबिलिटी नहीं होती। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही खूबसूरत और यूनिक बनाया है। कुछ बैरियर्स होते हैं, अगर उसको हटा दी जाए तो कोई डिसेबिलिटी नहीं होती। क्योंकि रिसेंटली 2023 में मैं फ्रांस गई थी एबिल ओलंपिक्स में, और मुझे पेरिस में एफिल टावर तक, होटल से एफिल टावर तक मैंने 1 घंटे की व्हीलचेयर चलाई थी। मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है, क्योंकि हमारा जो माशरे का जो सिस्टम बना हुआ है ना, ये सारी डिसेबिलिटी इसमें, किसी इंसान में कोई डिसेबिलिटी नहीं, या तो हमारे ख्यालात में, हमारी सोच में है। और डिसेबिलिटी आने में 1 सेकंड नहीं लगता। हमारे पास डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में मैं सबसे कहूँगी कि आप लोग ज़रूर विज़िट करें, आपको वहाँ पे समझ आएगी कि ज़िंदगी है क्या। लोगों की जो 1 सेकंड नहीं लगा है, जिनको एक्सीडेंट्स होते हुए, जिनको गोली लगने से ऐसे इंजरीज हुई हैं, या अभी तो फिसल गए घर में। मेरे पास एक गेस्ट आई थी जो अपने ही घर में सीढ़ियों से गिर गई थी और उसके बाद 6 साल से व्हील चेयर पे। हमारे पास ऐसी मिसालें हैं जो 10-10 साल से बेड पे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आपको कोई डिसेबिलिटी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है कि हाँ, वहाँ पर आने के बाद हम लोगों को समझ आ रही होती है कि ज़िंदगी है क्या, हमें किस तरीके से मैनेज करके अपनी डिसेबिलिटी को लेकर चलनी है। तो आप लोग ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर आपको समझ आएगी कि असल ज़िंदगी है क्या। कहाँ पर है इदारा? ये हमारा इदारा है नुमाइश पे, हाशमानी हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में। आप क्या नाम है दोबारा बताइए? डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन। और हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो इंडिपेंडेंट लिविंग पे काम करता है, जो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 8 सेंटर्स बने हुए हैं, जिसमें गिलियत बल्तिस्तान में 2 बने हुए हैं, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ वहाँ की हूँ। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जितने भी आपने प्लान्स बनाए हैं, गोल सेट किए हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आप उनको अचीव कर सकें। शुक्रिया आप दोनों के वक्त का, आप दोनों तशरीफ़ लाए। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो कि मेंटली डिसेबल हैं, कहीं ना कहीं उनकी लिमिटेशन है, आपको आपकी बातें सुन के उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि सारी डिसेबिलिटी और सारी लिमिटेशन आपके दिमाग में होती है, वरना दुनिया भी बहुत खूबसूरत है और अल्लाह ने हमारे लिए ही बनाई है। और छोटी सी ज़िंदगी, हमें नहीं पता कि किसको किस चीज़ पे आजमाया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कभी कभी अल्लाह ताला हमें कुछ दे के आजमाता है, और जब अल्लाह ताला देता है तो हम बड़े फ़ख्र में आ जाते हैं, हमें लगता है कि मेरी विक्ट्री है, मेरी अचीवमेंट है। वो अल्लाह ताला की आजमाइश होती है। अल्लाह ताला ने आपको या तो इज़्ज़त दी होती है, दौलत दी होती है, मुकाम दिया होता है, वो आपकी एक आजमाइश है। इसी तरह अल्लाह ताला कभी आपको कुछ आपसे ले लेता है और आपको आजमाता है। तो जब लेने वाली आजमाइश और देने वाली आजमाइश दोनों ही आजमाइश है। एक और मैसेज कि प्लीज़ अगर आप किसी शख्स को देखें कि वो फिज़िकली कोई हैंडीकैप्ड है या डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है, कोई भी इस तरह का आपको कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है, खुदा अपनी नज़रों से सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप अपने अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए किसी को हर्ट करें। बहुत दफ़ा हम इस तरह से देखते हैं कि जो बेचारा शख्स होता है या उनके वालिदैन होते हैं, वो बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में आते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है उन्हें। इंक्लूड करना सीखिए, एक्सेप्ट करना सीखिए और दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कीजिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम जाएंगे शेफ़ साइमा के किचन में और देखेंगे कि उनकी जो कढ़ाई है वो कहाँ तक पहुँची। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ यहाँ किचन में और हमारे पास जो है वो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कढ़ाई भी रेडी है और बहुत अच्छी तंदूर की रोटियों की भी खुशबू आ रही है ना साइमा आज? जी बिल्कुल, आपको ज़रा ज़्यादा तंदूर की रोटियों की खुशबू आ रही है एक्चुअली। क्योंकि मेरे सामने ही रखी हुई है। और तंदूर की रोटी खास बात है, अगर आप खुद जाए ना तंदूर रोटी लेने तो आधी रोटी तब खाते हुए घर आते हैं, क्योंकि वो जो फ्रेश और रोटी तोड़ ये तो मतलब मेरे साथ इतना होता है, मैं इसलिए कम जाती हूँ तंदूर वाले के पास, क्योंकि जैसे ही वो गरम निकाल के देता है तो मुझे ही होता है अपने आप को मैं मैसेज भेजता हूँ अभी नहीं खानी, अभी नदीदापन नहीं दिखाना, लेकिन वो यही होता है क्या। अच्छा, तंदूर की रोटी और एक शीरमाल, गरम शीरमाल। अच्छा, शीरमाल का एक है, फिर हम आएंगे कढ़ाई की तरफ। अगर आप शीरमाल ला के फ्रिज में रख लीजिए, फ्रीजर में रखें, उसके बाद आप उनको तवे पे ना सेकें तो क्रिस्प हो जाते हैं, और फिर हाफ फ्राई के साथ या रात के सालन के साथ, कोरमे के साथ। इतनी अच्छी अच्छी बातें ना करें इस टाइम पे माविश, क्योंकि भूख जो है ना, नहीं सामने खाना है, मैंने कहा और भूख को बढ़ाते हैं, तो मैं ये देखूं कि कहाँ तक पहुँचे। अरे वाह, एंड इट इज राइट, मतलब
नॉट रेड? क्योंकि हमने टमाटर नहीं डाला था इसमें, और मैं अभी शुरू में जो मैंने इसको फ्राई किया था मुर्गी को, चला के देख लो बिल्कुल क्या मसाला है कैसे? बिल्कुल। इसको जो हमने शुरू में फ्राई किया था उसकी वजह ये थी कि हम जूस को अंदर मुर्गी के जूसेस को अंदर ही इंटैक्ट करना चाह रहे थे ताकि अब पानी ना छोड़े मुर्गी, और बाद में ये फटाफट रेडी होगी। विद इन 10 मिनट्स ये कढ़ाई आपकी रेडी हो जाएगी अगर आपका मसाला तैयार है, वो जो ड्राई मसाला मैंने कहा है। 10 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगेंगे। तो अच्छा, आपने जो चिकन है उसको ब्राउन करके निकाल दिया था, फिर आपने प्याज दही डाल के? जी, मैंने ये किया। मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ कि हमने सबसे पहले जो है चिकन को अच्छे खासे ऑयल में, 1 कप ऑयल में फ्राई कर लिया था। थोड़ी देर में जैसे ही चिकन का कलर चेंज होने लगा तो मैंने 3 से 4 मिर्चें कटी हुई लंबाई में वो डाल दी, ठीक है। उससे मैंने उसके साथ फ्राई किया थोड़ा सा, वो भी ज़रा कलर जब उन्होंने चेंज किया तो मैंने इसको निकाल लिया, मुर्गी को अपने प्लेट में रख लिया। अच्छा, याद रखिएगा कि इस मुर्गी को तेज़ आंच पे फ्राई करना है, हमने कुक नहीं करना है, हमने कलर देना है लाइट गोल्डन, और जूसेस जो है वो अंदर ही उसके जूसेस ना रिलीज हों, ये मेक श्योर करना है ताकि बाद में मुर्गी लॉक कर देने हैं जूसेस सारे। फिर हमने मुर्गी निकाल ली। मुर्गी निकालने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल भी रिमूव कर लिया, ठीक है। आप 1/2 कप के बराबर ऑयल निकाल लीजिए। फिर उसमें 1 चॉप्ड अनियन मैंने उसमें डाली, उसको हल्का ब्राउन किया। जब वो हल्की ब्राउन हो गई तो 1 चम्मच भर के 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद भी हमने उसको फ्राई किया। फिर जब वो उसकी हल्की सी खुशबू आने लगी तो अब मुर्गी विद जो चिलीज़ हमने फ्राई की थी वो डाल दी अपने इसी ऑयल में, और उसको हमने थोड़ा से तेज़ आंच पे फ्राई करना शुरू कर दिया। फिर इसमें 1/2 कप के बराबर फिटी हुई दही का मैंने इस्तेमाल किया है, वो मैंने डाली। दही डाल के भी मैं फ्राई ही कर रही हूँ, ये सारा प्रोसीजर फ्राइंग में ही हो रहा है। फिर जो हमने ड्राई मसाला, कढ़ाई मसाला पीस के रखा हुआ था वो 2 चम्मच 2 टेबल स्पून भर के मैंने 1 kg चिकन में डाल दिया ऊपर से। अच्छा, कढ़ाई मसाले में याद रखिएगा कि काला नमक, खटाई पाउडर और चाट मसाला शामिल है। इन सब चीज़ों में नमक होता है, तो नमक की एडजस्टमेंट आप जो रेगुलर नमक है उसकी एडजस्टमेंट आप एकदम आखिर में कीजिए मसाला चख के। मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी नमक डालने की, ठीक है। अच्छा, कढ़ाई मसाले के साथ मैं तो नमक ऐड नहीं करती, जो आपने मुझे बना कर दिया। जी, मैंने उसमें नमक डाल के दिया था आपको। जी, तो यही मैं बता रही हूँ कि हमने काला नमक वगैरह का उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप लोग फिर भी लोग थोड़ा नमक तेज़ खाना चाह रहे होते हैं तो वो अपने हिसाब से नमक एडजस्ट कर डॉक्टर सकते साहब हैं। कह के गई हैं कि नमक वाले खाने से परहेज़ करें। हाँ माविश, मेरे यहाँ तो काफ़ी नमक हल्की साइड पे ही रहता है, बल्कि अगर कोई आके शायद मेरे घर खाना खाए तो उनको लगता है कि नमक है ही नहीं डला हुआ, जैसा मैं लोअर साइड पे रखती हूँ। हम सबको आदत हो चुकी है। अच्छा, दूसरा ये कि फिर हम लोग ये करेंगे कि अब हमारा कढ़ाई मसाला जब हमने शामिल कर दिया है तो साथ में काली मिर्च पाउडर भी मैंने थोड़ी ऐड की थी, 1/2 टीस्पून के बराबर, और उसको अब ढक के 5 to 8 मिनट्स हमने मीडियम आंच पे दही का पानी थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए, दही कच्चा ना रहे और थोड़ा मसाला आपका ऊपर तरी सी आने लगे तो 5 to 8 मिनट्स के बाद आपने अपना ढक्कन हटा के देखना है कढ़ाई का, और आपको ऐसी सूरत हाल जब नज़र आए और ऑयल हल्का सा ऊपर आने लग जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ड्राई खानी है कि मसाला लिपटा लिपटा हो तो आप इसको मज़ीद भून भी सकते हैं। अब इसको ये तैयार है इस वक्त, लेकिन मैं अब इसको डिश आउट करूँगी। डिश आउट करने के बाद मैं हल्की सी ऊपर से कसूरी मेथी और थोड़ी सी ऐड करूँगी। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद मैं थोड़ा लेमन जूस डालूंगी। अच्छा, लेमन जूस डाल के मैंने कुक नहीं किया है वरना करवाहट आ जाती है जी। तो लेमन जूस आपने ऊपर से डालना है, वो फ्रेश रहेगा और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें मर्ज हो जाएगा। जब आप बाइट खाएंगे तो उससे आपको एक अंदाज़ा होगा लेमनी सा। और बाकी हम ये सारी चीज़ें जो हैं ऊपर से सजाएंगे। मैं डिश आउट करती हूँ माविश। बिल्कुल कीजिए। कोई हेल्प चाहिए आपको? बस माविश अभी देख लेते हैं थोड़ी सी। कोई हेल्प चाहिए कि नहीं? चाहिए, हेल्प चाहिए होगी आपकी खाने के लिए, और खाने में हम पता करेंगे। आप कहें? बिल्कुल, अभी आप यहाँ से तंदूर की रोटी की खुशबू, यहाँ से चिकन की खुशबू, और बल्कि आज आपने इसको वाकई में घर जाके ट्राई करना है, क्योंकि कढ़ाई मसाला, मतलब ऐसे मजाक करती हूँ, कढ़ाई मसाला आपके घर में रेडी है। मैं कर
भाई इन्होंने मेरा इतना मसला ये वाला हल किया है। मैं पहले सोचती रहती थी कि क्या आज क्या बनाऊँ या कल क्या बनाऊँ। अब तो मुझे जहन में होता है कि अच्छा सुबह ये बनाया या कल ये बना था। बल्कि मेरे बच्चे कहते कि मामा वी आर वेरी लकी कि यू आर डूइंग अ सेगमेंट विद साइमा आंटी। कम से कम आपको जो है वो किचन में जाने का शौक हो गया। इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह दूं यहाँ पे ये ज़रूरी है क्योंकि कि नज़र ना लग जाए महाविश के शौक को। कंपनी का बहुत असर पड़ता है महाविश। हाँ, कंपनी का बहुत असर पड़ता है। नहीं, खाना पकाना हम तमाम ख़वातीन की काइंड ऑफ मजबूरी होती है। रोज़ रोज़ बनाना ही है तो कितना आसान है कि आपको रोज़ मेन्यू पता चल जाए कि मैंने क्या बनाया। थोड़ा सा मैं इसको सजा लेती हूँ। ऊपर से मैं इसमें क्रश करके कसूरी मेथी डालूंगी। अच्छा, कसूरी मेथी हमने मसाले में भी इस्तेमाल की है। सिर्फ इतनी ही डालनी है जितनी मतलब कि ये खुशबू के लिए ऊपर से नज़र आए, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, ठीक है। और लेमन जूस अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये भी मैंने शामिल कर दिया है। और हम इसको थोड़ा सा सजाएंगे भी। अदरक जो कि ख़ास ज़्यादा करके डाला जाता है कढ़ाइयों में। अगर आप शुरू में भी अदरक डाल दें तो अच्छा लगेगा। ये हमारी ज़बरदस्त। और लेमन आप डालेंगे भी? जी, बस अब लेमन हम डालते हैं। अभी आपने लेमन का जूस डाला है ना? जी माविश, लेमन और का ये आप जूस सर्विंग के वक्त डाल रही हैं? सर्विंग करते वक्त मैंने तो डाली है, गरम भी था और अभी हमारा फ्रेश। आप घर में हमेशा पहले यानी पहले मत डालिएगा, वरना ये फिर वही बात, आपने गरम किया सालन तो फिर ये कड़वा हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, खाया नहीं जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जिस वक्त आप निकालें डिश आउट करें उसी वक्त हल्का सा स्क्वीज कर दें, वरना साइड में ऐसे लेमन रख दीजिए तो उसका भी एक टेस्ट चला ही जाता है अंदर। अच्छा जी, ये देखें माविश, ये हमने अभी अपनी जी बिल्कुल डिश को सजा दिया है। और ये बहुत ही माइल्ड कम मसाला जात के साथ बनेगी, बहुत माइल्ड है, इसमें तेज़ी नहीं होगी बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट, झटपट तैयार हो जाने वाली वाकई। और इसमें अच्छा बलूची कढ़ाई आपने कहा तो मुझे लगा था कुछ बहुत ही डिफरेंट होगा। नहीं माविश, आप ये देखिए ना, बलूची एक्चुअली ये निकला है बलूची तिक्का कढ़ाई से। अच्छा। ठीक है, तो बलूची तिक्का जो होता है, मुझे नहीं पता आपने खाया है या नहीं, उसमें मसाला ना थोड़ा मोटा मोटा सा लिपटा हुआ रहता है, उसके तिक्के की मैं बात कर रही हूँ। तो ये वहीं से ओरिजिन हुई है। और ख़ास तौर पे जब लोग जैसे ट्रिप्स पे जा रहे होते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ कहीं बलूचिस्तान की साइड पे चले गए हैं, तो लोग ज़्यादातर अपने साथ ऐसी कोई चीज़ ले जाते हैं कि उसको ऑन द वे आपने कुक कर लिया, तो कम मसालों के साथ, ना टमाटर काटने की है, शोरबे गिर नहीं रहे। अच्छा, प्याज नहीं भी डालेंगे तो भी ये बेहतरीन बन जाएगी, बस आप दही ले जाएं, मसाला ले जाएं, दैट्स इट। तो ये बेसिकली जो एग्जर्शन क्या हो रहे होते हैं, जो ट्रिप्स पे हम लोग जा रहे होते हैं, तो हाँ, उसके लिए मैं, क्योंकि एग्जैक्ट बहुत हो रही थी तो मेरे मुंह से एग्जर्शन ही निकल गया, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। आप लोग पिकनिक्स वगैरह पे जाके आराम से इसको वहाँ बना सकते हैं, बहुत हैंडी है इसके इंग्रेडिएंट्स। और ये दिखने में भी बड़ी अच्छी आपने इसको सजाया है, बहुत होगी, यकीनन होगी। और ये हम खा के मैं अगले दिन बताऊंगी आपको कि कैसी थी, और अगर बहुत मज़ेदार होगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगी मैंने घर में बनाई या मैंने नहीं आप लोग आज ज़रूर सब लोग ट्राई करें, हमें फीडबैक भी दीजिए अशनाव के यूट्यूब चैनल पर। माविश, ओवर टू यू माविश। अच्छा जनाब आली, अब हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा और यकीनन आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। अपनी अपनी किडनियों का ख्याल रखें, अपने घर वालों की किडनीज़ का ख्याल रखिए, टमाटर कम इस्तेमाल करें। हम तो टमाटर, ऐसे टमाटरों के सालन बन रहे होते हैं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं समझ आ रहा तो हम इवन टमाटर की एक सब्ज़ी बनाते हैं, वो टमाटर के साथ बना लिया, अंडा घोटाला बना लिया। तो अब मैं भी ध्यान रखूँगी कि टमाटर का इस्तेमाल कम। दूसरा, यकीनन हमारे जो दो बहुत स्पेशल ख़ास मेहमान थे, उनसे आपने ये ज़रूर सीखा होगा कि कुछ भी हो ज़िंदगी में, कोई चीज़ एक्सक्यूज़ नहीं होती कि आप जो काम, कोई भी काम आप कर नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बहुत 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 ज़्यादा काबिलियत और सलाहियत दी हुई है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। और आखिर में प्लीज़ गज़ा के लोगों को अपनी दुआ में याद रखें। सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है, बमबारी दोबारा जारी है और बहुत ज़्यादा वहशियाना है। और आपको पता है कि उनका इरादा है कि अगले 2 महीने तक करते रहेंगे, और अब कहते हैं हम फ़ाइनल विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। फ़ाइनल विक्ट्री का मतलब यकीनन यही होगा कि कंप्लीट सफ़ाई हस्ती से
फ़लस्तीनियों को मिटा देना। तो अब तो इनको हमारी दुआओं की ज़रूरत है, इनको हमारे प्रोटेस्ट की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सबके हालात पे रहम करे। अभी फिर ये फेस्टिविटीज़ का टाइम है, विंटर आ गया है, अभी क्रिसमस होगी, हॉलीडे सीज़न है, न्यू ईयर्स है। इन तमाम खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए ये मत भूलिएगा कि हमारे ही भाई, हमारी उम्मत के लोग इस वक्त बहुत तन्हा और बहुत परेशान हैं, तो उनको अपनी दुआ में, ख़ास दुआ में याद रखें। कल मैं फिर मिलूँगी आपसे, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नए मेहमानों के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।